नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 7। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 7। तुम किसी औरत के साथ थे, उसने गुस्से से कहा। तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। कौन है वो? टॉप सर्जेंट जिम लेसर, मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा। वो सोप्रानो गा सकता है, पर कम से कम उसके सीने पर बाल हैं। उसका हाथ बिजली की तरह चला और मेरे चेहरे के एक तरफ पड़ा, एक सख्त चुभता हुआ थप्पड़, जिससे मेरी आंखें छलछला गई। महिलाएं ऐसा बर्ताव मेरे साथ नहीं कर सकती हैं और ऐसा करके बच नहीं सकती हैं। मुझे अपने अंदर एक भयंकर क्रोध की लहर उठती हुई महसूस हुई और मैंने उसे पकड़ लिया। मेरी उंगलियां उसके दुबले कंधों में गड़ गई। अचानक मेरी इच्छा उसकी गर्दन अपनी गिरफ्त में लेने की हुई, पर किस्मत से मैंने ऐसा नहीं किया। तभी इस्पात जितनी शक्ति की पकड़ रखने वाले 2 हाथों ने मेरी कलाइयों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसको मेरी पकड़ से छुड़ा लिया। मुझे इतनी ताकत से पीछे धकेला गया जैसे मैं सीधा किसी आगे बढ़ते रोड रोलर से जा टकराया था। आराम से मिस्टर विंटर्स, पुलिस लेफ्टिनेंट लेगिट ने शांति से कहा। प्रतिक्रिया स्वरूप जब मैंने अपने आप को उस पर से मुक्के से वार करने के लिए तैयार किया तो उसकी आवाज़ अचानक गूंजी। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। उस गर्जना भरी आवाज़ को सुनकर मेरे हाथ नीचे हो गए। मैंने अपने कोट को उसकी जगह पर रखा और सिगरेट मेरे हाथ से छूट गई। मैं गुस्से से कांप रहा था, लेकिन किसी तरह मैंने अपने आप पर काबू रख रखा था। मेरे लिए यह परिदृश्य खतरनाक था। मैं उस कुतिया को छूता भी नहीं अगर मुझे पता होता कि लेगिट वहां पर मौजूद था। वेस्टल तब तक गायब हो चुकी थी। इस वजह से लेगिट और मैं टेरेस पर रह गए थे। औरतें नरक की तरह हो सकती हैं, उसने सहजता से कहा। कई बार मेरा भी अपनी पत्नी का गला दबाने का मन करता है, पर ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। मेरे विचार से तुम ठीक कह रहे हो, मैंने कहा। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि मेरी आवाज़ कितनी घबराई हुई थी। खैर, अब मुझे घर जाना चाहिए। मिसेस विंटर्स तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, इसलिए यहाँ रुक गया था। वो मुड़ा और लाउंज की तरफ चला। मैं भी उसके पीछे था। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरी हैट के लिए रिंग कर दे मिस्टर विंटर्स, उसने कहा। मैंने महसूस किया कि उसकी आंखें मुझे खोजी निगाहों से देख रही थी जब मैं उसकी हैट के लिए बेल के पास गया और उसे बजाया। मेरी बीवी के साथ दिक्कत यह है कि, मैंने मुस्कुराने की असफल कोशिश करते हुए कहा, वो थोड़ी सुरक्षात्मक है। मेरी अपनी सेना के एक पुराने मित्र से मुलाकात तय थी और किसी कारणवश शायद वो ये सोचती है कि मैं किसी महिला के साथ बाहर था। उसने सिर हिलाया। हाँ, औरतों को कई बार गलतफहमी हो जाती है। मैंने कुछ निश्चिंत होना शुरू कर दिया। ये आदमी, जितना मैंने उसके बारे में अनुमान लगाया था, उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ लगता था। ओह अच्छा, हम इसके लिए आपस में सुलह कर लेंगे, मैंने कहा। वो इससे उबर जाएगी। मैं उस आदमी को इसलिए पार्टी में नहीं लाया क्योंकि वो थोड़ा बेरुखा था। तभी हरगिज लेगिट की हैट के साथ अंदर आया। उसने वो लेगिट को सौंप दी और मुझे सर्द निगाहों से देखकर जल्दी से चला गया। ठीक है, शुभ रात्रि मिस्टर विंटर्स, लेगिट ने हाथ मिलाते हुए कहा। मैंने भी उससे हाथ मिलाया। वैसे तुम्हें इस लिपस्टिक से छुटकारा पा लेना चाहिए था जो तुम्हारे कॉलर पर लगी है, वो कहता रहा। मिसेस विंटर्स की आंखें भी इतनी ही तेज हो सकती हैं जितनी कि मेरी हैं। वो मुझे स्तब्ध खड़ा हुआ और मेरे दिल को बुरी तरह धड़काता हुआ छोड़कर बाहर चला गया। हॉल में लगी विशालकाय ग्रैंडफादर घड़ी 3 बजा रही थी जब मैंने सावधानी से मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खोला और मध्यम रोशनी वाले गलियारे में अपने कदम रखे। मैं कुछ देर तक कुछ सुनने के लिए खड़ा रहा। मेरी कलाई पर बंधी घड़ी की निरंतर चलने की और हॉल में लगी घड़ी की दबी हुई हल्की सी आवाज़ के अतिरिक्त कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने अपना दरवाज़ा बंद किया और उसको लॉक किया, चाबी साथ ले ली। फिर चुपचाप गलियारे में बढ़ा और वेस्टल के दरवाजे के आगे ठिठका। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर कोई आवाज़ सुनने की कोशिश की। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं गलियारे के आखिर बंद सिरे में गया जो ईव के कमरे में जाता था। मुड़ने से पहले मैंने एक बार फिर खुद की तसल्ली के लिए कि मुझे कोई नहीं देख रहा था, गर्दन घुमाकर देखा। मैं ईव के कमरे के दरवाजे के बाहर रुका, हैंडल को घुमाया और धीरे से धकेला। दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल गया।
मैंने चांदनी से भरे हुए कमरे में कदम रखा, दरवाज़ा बंद किया और चाबी घुमा दी। कौन है वहाँ? ईव ने तेज आवाज़ में पूछा। मुझे सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दी जैसे ही वो अपने बिस्तर से उठकर बैठी। अपनी आवाज़ धीमी रखो, मैंने कहा, और लाइट्स ऑन मत करना। तुम क्या चाहते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसकी आवाज़ के लहजे से बता सकता था कि वो कितना घबरा गई थी। वेस्टल ने मुझ पर किसी महिला के साथ बाहर जाने का आरोप लगाया है और इसी बात पर हमारी झड़प हो गई। क्या वो नहीं जानती वो कौन है? नहीं। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अपनी आवाज़ नीची रखो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जाओ प्लीज़। देखा क्या हुआ था जब तुम पिछली बार मेरे कमरे में आए थे? प्लीज़ तुरंत चले जाओ। पिछली बार जो हुआ उसका बुरा ना मानो, ये बहुत ज़रूरी है। $50,000 कमाकर तुम्हें कैसा लगेगा ईव? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें अवश्य ही यहाँ से चले जाना चाहिए चैड। मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। मैं तुम्हें $50,000 कमाने का अवसर दे रहा हूँ। मैं खुद को तुम्हारे लिए पति के रूप में भी पेश कर रहा हूँ, $60 मिलियन के बंटवारे के साथ। तुम क्या कहती हो इस बारे में? एक लंबी खामोशी के साथ वह अर्ध अंधकार में मेरी भाव भंगिमाएं देखने के लिए मुझे भेदने वाली नज़रों से देखती रही। क्या तुम पिए हुए हो? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें याद है उस रात तुम किस्मत के बारे में बात कर रही थी और मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हारा मतलब है कि वेस्टल बीमार पड़ सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है और मर सकती है? तुमने कहा था लोगों के साथ ऐसा होता है, याद है? उसकी उंगलियां उसकी चादर पर कस गई जिसने उसे ढक रखा था। चैड, तुम क्या कह रहे हो? वेस्टल एक दुर्घटना का शिकार होने जा रही है। तुम कैसे जानते हो? ओ प्लीज़, बेकार की बातें करना बंद करो और चले जाओ। वो किसी भी पल यहाँ आ सकती है। मैं आगे की तरफ झुका और फुसफुसाया। मैं किस्मत का इंतज़ार नहीं करने वाला हूँ ईव, मैं उसे मारने वाला हूँ। मुझे तुरंत उसकी सांस रुकती हुई सुनाई दी। मैंने इंतज़ार किया जैसे मैंने वेस्टल की प्रतिक्रिया का इंतज़ार किया था जब मैंने उसे टैक्स फ्रॉड करने की सलाह दी थी। मुझे अंदाज़ा था कि मैं ईव पर विश्वास कर सकता था, पर मैं आश्वस्त नहीं था। अगर वो मेरे इस सुझाव से पीछे हट गई तो समझो मैं डूब गया। और जब मैंने ये देखने के लिए इंतज़ार किया कि वो क्या कहेगी, मेरा मुंह सूखने लगा था। वो कुछ समय के लिए बुत बनी रही, जो ऐसा लगता था जैसे कभी ख़त्म नहीं होगा। उसके हाथों ने बेडशीट को जकड़ लिया। चांदनी में चमकती उसकी आंखों ने मुझे घूरा। मैं उसकी दिल की जोरदार धड़कनों को सुन सकता था। मार डालो उसे, वो बुदबुदाई। पर तुम ये कैसे करोगे चैड? ये हुई ना बात। बिल्कुल ऐसा ही वो कहेगी, मैं उम्मीद कर रहा था। मैं जानता था कि अब मैं आगे बढ़ सकता था, क्योंकि उसके बिना मेरी योजना आगे बढ़ने वाली नहीं थी। मैंने अपने ड्रेसिंग गाउन में से सिगरेट का एक पैकेट ढूंढकर निकाला, उसे भी एक पेश किया, पर उसने इनकार में सिर हिला दिया। मैंने एक सिगरेट जलाया और कुछ देर के लिए लाइटर की रोशनी में हमने एक दूसरे को देखा। उसका चेहरा ताज़ा गिरी बर्फ की मानिंद सफ़ेद था और आंखें उसके चेहरे में काले छेद की भांति दिखाई दे रही थी। तुम ये सब कैसे करोगे? उसने दोहराया। मैं ये कैसे करूँगा, इस पर तुम इस समय ध्यान न दो। अगर मैं ये कर गुजरता हूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी ईव? तुमसे शादी? पर मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं लैरी से शादीशुदा हूँ। हम उसका भी इंतज़ाम कर सकते हैं, वो तुम्हें तलाक दे देगा। जब $60 मिलियन तुम्हारे पास खेलने के लिए हो, तुम किसी का भी इंतज़ाम कर सकते हो। अब सुनो, मैं ये सब तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम मुझसे वादा नहीं कर लेती कि हम तुम्हारे तलाक लेने के 9 महीने के अंदर शादी कर लेंगे। जब हम तलाक का इंतज़ार कर रहे होंगे, हम यूरोप जाएंगे और हम एक पति पत्नी के रूप में रहेंगे। जिस वक्त वो मर जाएगी, ईव, मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करती हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूँ। सिर्फ तुम ही ऐसी महिला हो जिसे मैंने कभी प्यार किया है। तुम मेरे खून में बस गई हो। मैं तुमसे ये नहीं पूछने जा रहा हूँ कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम और मैं एक साथ खुश रह सकते हैं। उसके मरने के बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम चाहते हो मैं करूँ तो मैं करूँगी। कुछ ज़्यादा ही जल्दी, कुछ ज़्यादा ही आसानी से वो मान गई। हालांकि मैं उसके लिए पागल था, पर मैंने उसका विश्वास नहीं किया। मुझे यकीन था वो अब भी लैरी के प्यार में थी। मैं अपनी गर्दन दांव पर लगाकर और बाद में डबल क्रॉस का शिकार होकर अपना अंत नहीं करने वाला था। ध्यान से सुनो ईव, हम सिर्फ उसका धन ही नहीं बांटेंगे, वेस्टल की मौत में भी हमारी बराबर हिस्सेदारी होगी। ये एक कत्ल होगा, तुम उसमें उतना ही अहम रोल निभाओगी जितना कि मैं। अगर तुमने उसकी मौत के बाद मुझसे शादी करने का अपना इरादा बदल दिया तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा।
इसका मैं वादा करता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम भी पकड़ी जाओगी। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला ना करना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त देने के लिए कल रात को फिर आ सकता हूँ। क्या तुम चाहोगी मैं ऐसा करूँ? उसने मेरी कलाई को पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें अपना जवाब अभी दूंगी। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मैं तुमसे शादी करूंगी चैड। मुझे खुशी होगी, बस केवल ये सुरक्षित होना चाहिए। मैंने अपनी बाहें उसके चारों ओर फैला दी। उसके महीन वस्त्रों के अंदर छुपे उसके शरीर के एहसास ने मुझे पागल कर दिया। पर यह समय प्यार करने का नहीं था। प्यार बाद में भी हो सकता था। मोहब्बत की रातें, बस थोड़े से सब्र और बहुत से दिमाग के साथ जीवन के बाकी दिनों में ईव बस मेरी होगी। कत्ल करना कभी भी सुरक्षित नहीं होता, लेकिन मेरे पास एक ऐसी योजना है जो सुरक्षित हो सकती है अगर मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। जब मैं आज रात में आया तो उसने मुझ पर एक महिला के साथ बाहर जाने का आरोप लगाया। मैंने उसे समझाया और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने अपना आपा खो दिया और उसे पकड़ लिया। मैं उसकी गर्दन मरोड़ना चाहता था। यह भाग्यशाली था कि मैंने ऐसा नहीं किया। वो पुलिस लेफ्टिनेंट लाउंज में था। वो बाहर आया और उसने हमें अलग किया। उसने अपनी पत्नी का गला घोटने के बारे में भी एक मजाक किया, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। जब वो जाने को था तो उसने मेरे कॉलर पर लिपस्टिक लगने के बारे में एक बार और मजाक किया। अब मुद्दा ये है कि वो जानता है वेस्टल और मेरे बीच झगड़ा हुआ है। जब वो सुनेगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो कूदकर इस नतीजे पर पहुंचेगा कि मैंने उसकी हत्या कर दी है। मैं उसकी हत्या के लिए एक स्वाभाविक दावेदार हूँ। मैं उससे प्यार नहीं करता। अभी अभी हमारा झगड़ा हुआ है। मुझे उसके सारे पैसे मिल जाएंगे। मुझे उसकी मौत से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके लिए ऐसा सोचना बुरी बात नहीं है कि मैंने ये सब किया है, लेकिन मैं उसे दिखा चुका हूँ कि मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा सोचना शुरू करे कि ये वास्तव में एक एक्सीडेंट है, और अगर वो ऐसा सोच लेता है तो हम सुरक्षित हो सकते हैं। ईव ने मेरे हाथों को कस के पकड़ा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज़ अस्थिर थी। मुझे डर लग रहा है चैड। तुम वास्तव में इसे करोगे कैसे? क्या तुम जानती हो जब तुम्हारी कार का अगला टायर फट जाए तो क्या होता है? अगर ये तुम्हारा अगला लेफ्ट व्हील हो तो कार लेफ्ट साइड की तरफ झोल खाती है। अगर राइट व्हील हो तो ये राइट साइड में जाती है। ये मेरे साथ हुआ जब मैं ईडन एंड से कार चलाकर आ रहा था। मैं मिट्टी के ढेर में उलझकर बच गया। यही वेस्टल के साथ होगा जब वो क्लिफ रोड पर ड्राइव कर रही होगी, परंतु उसको पहाड़ी से गिरने से बचाने के लिए कोई रेत का टीला नहीं होगा। ईव की पकड़ मेरे हाथों पर और मजबूत हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। मैं उसकी कार ले गया था। जब बाहर मैं ईडन एंड पर गया था, उसकी कार की डिग्गी में फटा हुआ टायर रखा है। मैं कुछ ऐसा करूंगा जब किसी एक रात को वो बाहर जाएगी, हमें जोए का ध्यान रखना पड़ेगा। जो चीज़ तुमने वेस्टल को दी थी जिससे वो बीमार पड़ गई थी, हम उसे वो थोड़ी सी दे देंगे। वो खुद कार चलाने में कोई परेशानी नहीं मानेगी। हमने ये सुनिश्चित करना है कि जोए हमारे रास्ते से बाहर रहे। जब वो गैराज में कार लेने जाएगी, मैं उसका वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँगा। मैं उसके सिर पर वार करूँगा, फिर कार चलाकर उसे क्लिफ रोड पर ऊंचाई पर ले जाऊँगा। फिर मैं ऑफ साइड का पहिया निकाल दूंगा और उसकी जगह फटे हुए टायर वाला पहिया लगा दूंगा। मैं उसे ड्राइविंग सीट पर बिठा दूंगा और उसकी कार को ऊंचाई से गिरा दूंगा। ये आसान है, पर इसमें और कोई सुधार मुश्किल है। जैसे ही लैगिट सुनेगा कि क्या हुआ है, वो मेरे बारे में सोचेगा। मुझे इस्पात जितनी मजबूत एलिबाई ढूंढनी पड़ेगी, एक ऐसी एलिबाई जिसे तोड़ा ना जा सके। और यहाँ इस सब में तुम आती हो। मैंने सब सोच लिया है, और अगर तुम बिल्कुल वैसा ही करती हो जैसा मैं तुम्हें कहूँगा, तो हम इसमें मार नहीं खा सकते। मुझे क्या करना होगा? सेटअप ये है कि मुझे एक वक्त में 2 स्थानों पर मौजूद रहना है। मुझे क्लिफ रोड पर भी होना है और मुझे तुम्हारे साथ मेरी स्टडी में भी रहना है। हमें ऐसे गवाह ढूंढने पड़ेंगे जो कसम खाकर कह सके कि उन्होंने मुझे स्टडी में देखा और बोलते सुना है, जबकि वास्तविकता में मैं क्लिफ रोड पर टायर बदल रहा होऊंगा और गाड़ी को पहाड़ी पर चढ़ा रहा होऊंगा। कोई ऐसा गवाह होना चाहिए जिनका लेगिट आसानी से विश्वास कर ले। उनमें से एक हरगिस होना चाहिए। लेगिट काफ़ी जल्दी ये जान जाएगा कि हरगिस मुझसे नफरत करता है, और अगर हरगिस कहता है कि दुर्घटना के समय मैं अपनी स्टडी में था, तो लेगिट उसका विश्वास करेगा। दूसरा गवाह रेयान ब्लैकस्टोन होगा। वो इज्जतदार है और लेगिट जान जाएगा कि वो इस प्रकार का नहीं है जो पुलिस से झूठ बोलकर किसी मुसीबत में अपनी गर्दन फंसाए। पर तुम एक साथ 2 जगह पर कैसे हो सकते हो? ईव ने कहा। ये सुनने में तो ठीक है, पर तुम ये कैसे करोगे? ये सब धीरज, सावधानी और अभ्यास से होगा, लेकिन ये संभव हो सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होने वाला है। वेस्टल घर से जैसे ही 9 बजे निकलती है, 9:10 पर तुम हरगिस को रिंग करोगी।
वो जब लाउंज में आए तुम मेरे स्टडी से बाहर आओगी और दरवाज़ा खुला छोड़ दोगी। वो मुझे टेप रिकॉर्डर पर एक चिट्ठी डिक्टेट करते हुए सुनेगा। वो पीछे से मेरी कुर्सी को और मेरी बाह और कोहनी के हिस्से को आर्म रेस्ट पर रखे हुए देखेगा। ये सब उसे समझाने के लिए काफ़ी होगा कि मैं कमरे में मौजूद हूँ। बाकी कल्पना वो खुद कर लेगा कि उसने मेरे सिर और पैरों को देखा है। कल्पना बहुत सी कमियों को पूरा कर देती है। तुम उसे बताओगी कि मुझे कॉफ़ी चाहिए। तुम उसे याद दिलाओगी कि कुछ ही मिनटों में ब्लैकस्टोन आ जाएगा और जब वो आए तो वो उसे लाउंज में लेकर आए, लेकिन स्टडी में नहीं, क्योंकि मैं आधे घंटे के लिए व्यस्त होऊंगा। तुम वापस स्टडी में चली जाओगी, दरवाज़ा खुला छोड़ते हुए। जब हरगिज़ कॉफ़ी लाता है तो उसे स्टडी में आने दो, लेकिन तुमने उसकी और मेरी कुर्सी के बीच में रहना है। उसे दरवाजे की साइड टेबल पर कॉफ़ी रखने के लिए कहना और उसे इशारा करके चुप रहने को कहना। याद रखना, मेरी आवाज़ हर समय डिक्टेट करती रहेगी। जब वो जा चुका होगा तो तुम दरवाज़ा बंद कर दोगी और ब्लैकस्टोन के आने का इंतज़ार करोगी। वो लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएगा। जब हरगिज़ उसे लाउंज में लेकर आएगा तो तुम एकदम बाहर आ जाना और स्टडी के दरवाजे को खुला छोड़ देना ताकि दोनों मुझे कुर्सी पर बैठे देख सकें। ब्लैकस्टोन को बताना कि मैं डिक्टेटिंग बस खत्म कर रहा हूँ और उसे 10 मिनट से ज़्यादा का इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। फिर तुम स्टडी में वापस जाओगी और दरवाज़ा बंद कर दोगी। बस इतना ही है। सोचता हूँ कि क्या तुम ये कर सकती हो। तुमने जो कहा है वो है जो तुम सोचते हो कि वो होने वाला है, लेकिन क्या वो होगा? मैं एक रिकॉर्डेड टेप तैयार करूँगा। मैं बहुत सारे लेटर्स डिक्टेट कर दूंगा और तुम टेप वापस चला दोगी, जिससे हरगिज़ और ब्लैकस्टोन मेरी आवाज़ सुन पाएंगे। मेरे बाजू कुर्सी पर आराम से सेट हो जाएगी। एक कोट और तार का बना फ्रेम उसके लिए बहुत रहेगा। हम एक बड़ी आराम कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे और इसकी पीठ दरवाजे की तरफ कर देंगे। मेरी आवाज़, बाजू और हम जलती हुई सिगरेट भी इसमें लगा सकते हैं। ये सब किसी को भी ये विश्वास दिलाने में काफ़ी होंगे कि मैं कमरे में मौजूद हूँ। जब तुम ये मोर्चा संभाल रही होगी उस समय मैं क्लिफ रोड पर व्हील बदल रहा होऊंगा। जब मैं काम कर चुका होऊंगा तो मैं सीधा वापस आऊँगा। स्टडी की खिड़की के अंदर आकर वो कोट पहन लूँगा जो वो देख चुके हैं। फिर स्टडी के दरवाजे पर आऊँगा। मैं ब्लैकस्टोन से इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी मांगूंगा। अगर तुम अपने आप पर नियंत्रण रखो और उसे वैसे ही पूरा करो जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो ये एलिबाई अटूट है। अब तुम आगे सोचो और इसमें कमियां ढूंढो। वो मेरे साथ चिपक गई और मैं महसूस कर सकता था कि वो कांप रही थी। मान लो ब्लैकस्टोन लेट हो जाए और अगर रिकॉर्डेड टेप खत्म हो जाए तो? उसने पूछा। मैंने हामी में सिर हिलाया। यह अच्छा पॉइंट है। तुम्हारे पास रिकॉर्डर पर 1 घंटा टेप चलाने का समय है। जैसे ही हरगिज़ कॉफ़ी लेकर आता है उसके बाद रिकॉर्डर ऑफ कर दो और इंतज़ार करो जब तक ब्लैकस्टोन नहीं आ जाता। जैसे ही तुम उसके कमरे में आने के बारे में सुनो तब टेप रिकॉर्डर को दोबारा शुरू कर देना। तुम्हारे पास काफ़ी टेप होगी। ये सब पेचीदा तो है, लेकिन इस योजना की सफलता के लिए ज़रूरी है। इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होगी और तुम्हें इसके लिए समय का बिल्कुल सही अनुमान लगाना पड़ेगा। जब तुम ब्लैकस्टोन को ये बताने के लिए बाहर जाओगी कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तभी मैं भी साथ में बोलूँगा। मैं कहूँगा, सॉरी रेयान, अब ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, या ऐसा ही कुछ। तब मैं दोबारा डिक्टेशन शुरू कर दूँगा। ये बात उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा विश्वास दिलाएगी कि मैं कमरे में हूँ, परंतु समय की पाबंदी बहुत मुश्किल होगी। मुझे वो डिक्टेशन तैयार करनी पड़ेगी और तुम्हें इसे संभालना पड़ेगा ताकि समय के अनुसार ये बिल्कुल सही समय पर फिट रहे। ये सब सुनने में बहुत मुश्किल लगता है चैड, पर इसे करना तो पड़ेगा। हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हम जब तक इसकी कोशिश न करें। यहाँ एक चीज़ और है जो तुमने नहीं सोची। तुम गैराज से कार के जाने की आवाज़ घर से सुन सकते हो। अगर वो 9 बजे निकलती है और ब्लैकस्टोन 9:30 तक नहीं पहुँचता है, या मान लो कि हरगिज़ हैरान होता है कि वो क्यों नहीं गई है, मान लो कि वो ये देखने के लिए जाता है कि क्या उसे कार स्टार्ट करने में परेशानी हो रही है। अब तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही हो, मैंने कहा। यह उसी तरह का बिंदु है जिस पर मैं चाहता हूँ कि सोचा जाए। हम इस तरह की चीज़ पर गलती कर सकते हैं। मैंने अपनी सिगरेट बुझाई और एक दूसरी जलाई। जैसे ही मैं उसे बेहोश कर दूंगा, मैं उसे कार में डालूंगा और क्लिफ रोड के सिरे तक ले जाऊंगा। मैं वहाँ पेड़ों के झुरमुट में रुक जाऊंगा और ब्लैकस्टोन के गुजरने का इंतज़ार करूंगा। जैसे ही वो जाएगा, मैं पहाड़ी के पहले खतरनाक मोड़ पर चला जाऊंगा। नहीं, रुको चैड, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। वो देख सकता है कि सड़क किनारे लगी कांटेदार बाड़ की तारें साबुत हैं, और जबकि तुम उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि वेस्टल का एक्सीडेंट पहले ही हो चुका है। ओह, मैंने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजाया और हड़बड़ाया। सत्यानाश, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमें समय को थोड़ा और कम करना पड़ेगा ईव। हमें ब्लैकस्टोन को यहाँ थोड़ा जल्दी बुलाना पड़ेगा।
अब सुनो, मैं इस तरीके से ये काम करूंगा। जैसे ही मैं उसके कार की लाइट्स को आता देखूंगा, मैं वेस्टल को अपनी गोदी में बिठा लूंगा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर होंगे। मैं तेजी से जा रहा हूँगा और जितना मैं ब्लैकस्टोन को जानता हूँ वो भी तेज स्पीड में होगा। वो रोल्स कार को देखेगा और वो वेस्टल की झलक भी देख सकता है, परंतु वो मुझे नहीं देख पाएगा। मैं उसके पीछे पूरी तरह से छिप जाऊंगा। जब वो ये खबर सुनेगा तो वो मान लेगा कि दुर्घटना वेस्टल के उसके पास से गुजरने के कुछ ही सेकंड के बाद हुई होगी। टाइमिंग में बड़ी मुश्किल होने वाली है चैड। अगर वो कभी समय से पहले नहीं होता, वो आमतौर पर लेट ही होता है, पर मैं उस पर समय पर आने के लिए दबाव डालूंगा जब मैं उसे यहाँ आने के लिए कहूँगा। चैड, अगर तुम आधा रास्ता तय करने के बाद इसे अंजाम दोगे तो तुम समय पर वापस कैसे आओगे? तुम 3 मील पैदल तो नहीं चल सकते, ये बहुत दूर है। ये बात भी एक बार फिर से सही है। दोपहर में तुम अपनी कार वहाँ ले जाओगी और वहाँ जंगल में छुपा दोगी। उसे मेरे इस्तेमाल के लिए वहाँ छोड़ देना जब मैं वहाँ रास्ते में होऊंगा। ये काम मैं कर दूंगी। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। अब 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसके बारे में सोचो ईव, हमारे पास समय है, इस पर काम करो। सभी संभावित कठिनाइयों के बारे में सोचो। इसमें हम कोई गलती करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं इसके बारे में सोचूंगी। मुझे बताना कि वो किस दिन शाम को बाहर जा रही है। ये अंधेरे के बाद होना चाहिए। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा और हमें सावधान रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं खड़ा हो गया। तब ये पक्का? हाँ। तुम डरी हुई हो? थोड़ा बहुत। ये कदम गलत नहीं हो सकता। अगर तुम अपनी एकाग्रता बनाए रखो, तुम्हें इसके बहुत पेचीदा भाग को अंजाम देना है। तुम्हारा काम भी मुश्किल है। तुम मेरे बारे में चिंता ना करो, मैं मेरा हिस्सा बखूबी हैंडल कर लूंगा। मैं झुका और मैंने उसे किस किया। हम इसमें साथ साथ हैं ईव। ये हमारी साझेदारी की शुरुआत है। उसकी बाहें मेरी गर्दन पर लिपट गई। हाँ चैड, और तुम मुझसे शादी करोगी। मैं कह चुकी हूं, मैं करूंगी। ये बहुत शानदार रहेगा, परंतु मैं तुम्हें वेस्टल के पैसे से ज्यादा प्यार करता हूं। तुम्हें दोनों मिलेंगे। मैंने उसका चेहरा हल्के से छुआ और कमरे को पार किया और दरवाजा खोला। इस तरह से हमने इसकी योजना बनाई। इस समय हम दोनों में से किसी को भी ये सोचा समझा हुआ अपराध नहीं लगा। हमने मात्र वेस्टल के बारे में नहीं सोचा। वो रास्ते की एक रुकावट थी जिसे हटाना था। इसमें चिंता करने की अपेक्षा इनाम बहुत बड़ा था, पर विघ्न तो इसमें बाद में आए। मैं बहुत देर में सोया और उस रात मेरी नींद में ख्वाब नहीं थे। जब मैं शावर ले रहा था, मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे वेस्टल से समझौता कर लेना चाहिए। अगर उसने सचमुच ये विश्वास करना शुरू कर दिया कि मैं उसके साथ विश्वासघात कर रहा था, तो वह आवेश के वशीभूत होकर वसीयत बदल सकती थी। मुझे इस प्रकार की संभावना को सोचकर ही थोड़ा डर लगा। वो अपने कमरे में इस पूरे यकीन के साथ गई थी कि मैं किसी औरत के साथ बाहर था। अब उसे ये समझाना मुश्किल था कि उसे कोई गलतफहमी हुई थी। मुझे उसे यकीन दिलाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, सिवाय इसके कि मैं उसके सामने कथित टॉप सार्जेंट जिम लैसर को पेश करूं। इसी बीच मैंने कपड़े पहन लिए और बालकनी में अपना नाश्ता कर लिया। मैंने इस परिस्थिति से पार पाने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। मैंने वेस्टल के कमरे में कॉल लगाई। क्या है? उसकी तल्ख और कठोर आवाज सुनाई दी। वेस्टल, मैं हूं चैड। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? नहीं, मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। मैं कहना चाहता हूं कि मैं कल के लिए कितना शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे अपनी एक गलती कबूल करना चाहता हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि यह बात उसका कौतूहल बढ़ाएगी और इसने ऐसा ही किया। क्या स्वीकार करोगे तुम? उसने तल्खी से पूछा। मैं इसे फोन पर नहीं कह सकता। क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूं? मैंने अपनी आवाज को बहुत ही विनम्र बनाते हुए कहा और मुझे खुशी थी कि वो मेरी भाव भंगिमाएं नहीं देख सकती थी। मुझे अपनी हंसी के ठहाके को रोकने के लिए बड़ी मुश्किल हुई जब उसने शाही अंदाज में कहा, ठीक है, तुम आधे घंटे में आ सकते हो। मूर्ख, मगरूर लड़की, मैंने फोन रखते हुए सोचा। ठीक है, कुछ वक्त और अपना घमंड दिखा सकती थी, परंतु उसका वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। ठीक 11:30 बजे मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। वो अपने बाल संवारने का अभिनय करते हुए और एक पीला गाउन पहने हुए अपने ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी थी। मैं उसके पास गया और असहजता से उसके सामने खड़ा हो गया। सॉरी वेस्टल, मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ़ करने की कोशिश करोगी। अपना भाषण शुरू करते हुए मैंने कहा, जिसका मैंने सुबह नाश्ते के बाद अभ्यास किया था। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मैं कल रात एक औरत के साथ था और मैं इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं जानता था कि यही वो आखिरी बात थी जो वो सुनना चाहती थी। मैं देख सकता था कि किस तरह उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। ये उसके लिए कितना ज़बरदस्त झटका था। वो शक करने को तैयार थी कि मैं किसी औरत के साथ बाहर था
पर मेरी इस स्वीकारोक्ति ने उसे वहां पर चोट पहुंचाई जहां उसकी जान बसती थी। ओ चैड, वो गुस्सा होना भूल गई, ईर्ष्या करना भूल गई। अब वो सिर्फ यही सोच रही थी कि वो मुझे खो सकती है। मुझे अफसोस है वेस्टल, पर मैं वादा करता हूँ कि ये सब दोबारा नहीं होगा। जिम और मैं नशे में थे। वो वैश्यालय जाना चाहता था और उसने मुझे साथ चलने के लिए विवश किया। एक ब्रोथेल? मैंने उसके चेहरे पर भरपूर राहत के भाव आते हुए देखे और मैं जानता था ये भाव आएगा। हाँ, मैं नहीं जानता कि तुम कभी मुझे इतना गिरा हुआ व्यवहार करने के लिए माफ कर पाओगी, पर उस वक्त मैं नशे में था। ओ चैड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा कि तुम किसी दूसरी औरत के प्यार में पड़ गए हो। ओ चैड, उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो मुझे गले लगाकर अपना छोटा और भद्दा चेहरा मेरे सीने में दबाकर अपने पंजे जैसी उंगलियों से मेरे बालों को सहलाती हुई मेरे कंधे से लगकर सुबकती रही। ओ चैड डार्लिंग, बेशक मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मुझे दुख है, मैंने तुम पर शक किया। तुम्हें भी अब मुझे माफ कर देना चाहिए। ये सब कितना साधारण और आसान था। 4 दिन बाद मैं अपनी स्टडी में बैठा हुआ था। सुबह ऑफिस में जाने से पहले अखबार को सरसरी तौर पर देख रहा था कि तभी ईव एक मेल के साथ अंदर आई। उसका चेहरा भावहीन था जब उसने डाक को मेरे सामने मेज पर रखा। उसने खतों के ढेर को अपनी नाजुक उंगलियों से ठकठकाया और मुझे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए बाहर चली गई। मैंने पत्रों को उठाया और उन्हें पलटने लगा। उनमें मुझे कागज की एक स्लिप मिली जो टाइप की हुई थी। उसने अभी मिसेस हेंसी के साथ एक तारीख निश्चित की है, शुक्रवार 28 तारीख रात 9:30 बजे वायलिन वादक स्टोवेंस्की से मिलने के लिए। मेरे दिल ने सहसा कलाबाजी खाई। मिसेस हेंसी वेस्टल की पक्की सहेली थी, औरत के नाम पर मोटी मुर्गी जो अपनी बकबक कभी बंद नहीं करती थी और सुनने लायक कोई काम की बात कभी नहीं कह पाती थी। वेस्टल भी उसकी हंसी उड़ाती थी जब वो उसके साथ नहीं होती थी, पर वो उसका साथ पसंद भी करती थी क्योंकि उसके पास आसपास की सारी खबरें होती थी। उस नशे को वेस्टल छोड़ नहीं पाती थी। वेस्टल पिछले 1 हफ्ते से स्टोवेंस्की से मिलने के लिए हाय तौबा मचा रही थी। मेरी सोच के अनुसार वो सिर्फ एक और लंबे बालों वाला ठग था, परंतु उसने लिटिल ईडन के सभ्य समाज में अपने लगातार कंसर्ट्स के द्वारा एक अच्छी छवि बना ली थी और अब वो समाज में मेलजोल बढ़ा रहा था। जाहिर है मिसेस हेनेसी ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था इससे पहले कि वेस्टल उस पर अपने पंजे गड़ा पाती। अब मेरे पास पूरे 3 दिन थे। एक पल के लिए मुझे रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ती महसूस हुई। अब तक ये विचार केवल एक विचार था। मैंने इसे बिना किसी चिंता के स्वीकार कर लिया। अब मैंने महसूस किया कि अब वो एक हकीकत बनने वाला था। पहली बार मुझे डर लगना शुरू हुआ। एक गलती और मैं खत्म। मैंने ईव के नोट से एक सिगरेट जलाई और राख का चूरा बना दिया। फिर बाकी की डाक मैंने अपनी जेब में रखी और नीचे सीढ़ियां उतरकर वहां पहुंचा जहां मेरी कार मेरा इंतजार कर रही थी। ईव ग्रीन हाउस जाते हुए मेरे पास से गुजरी। थर्सडे 2 बजे बीच हट पर, मैंने एक सांस में कहा जब वो मेरे पास से गुजरी। ये जताने के लिए कि उसने सब सुन लिया और समझ लिया है, उसने सिर को थोड़ा हिलाया। हमारी राह में मुश्किलें बड़ी थी। अब रात के अभ्यास का कोई प्रश्न ही नहीं था। मैं वेस्टल के साथ बस एक बार और सोने वाला था। हमें ये प्लान ईव की छुट्टी वाले दिन दोपहर को और कुछ शाम को पूरी तरह से परफेक्ट करना था। मैं ऑफिस में कई सारे खत जो मैंने ड्राफ्ट किए थे टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गया। हर एक खत के बाद मैंने मशीन पर दिखाए गए टाइम को लिख दिया। लेटर्स को टाइम के हिसाब से तरतीब से लगा दिया ताकि ईव को सही अंदाजा रहे कि ब्लैकस्टोन को बोले गए महत्वपूर्ण शब्द कब आने वाले थे। मुझे डर था अगर मिस गुडचाइल्ड अचानक आकर मुझे चौंका देती है तो रिकॉर्ड दोबारा न चलाना पड़ जाए, परंतु मुझे अनुमान था कि नतीजा वही होगा जो मैं चाहता था। मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। हम बड़ी तेजी से और बड़ी मुश्किलों में काम कर रहे थे और इसमें बड़े खतरे थे, पर इस बात ने मुझे नहीं रोका। अब मैं इस योजना पर बहुत आगे बढ़ चुका था और अब मैं पीछे हटने वाला नहीं था। वेस्टल ने मुझे बताया था कि मिसेस हेनेसी ने उसे अपने घर स्टोवेंस्की से मिलने के लिए आमंत्रित किया है। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊं, परंतु मैंने उसे बता दिया था कि मेरे पास ड्रिंक के लिए और बिजनेस के बारे में बातचीत करने के लिए ब्लैकस्टोन आने वाला था। मैं नहीं सोचता कि मेरी उसे उसके साथ चलने की कोई उम्मीद थी, और जब तक उसे ये यकीन था कि मैं किसी औरत के साथ कहीं भाग नहीं जाने वाला था, वो मेरे घर पर रहने से काफ़ी खुश थी। वीरवार सुबह मैं ऑफिस गया और लंच के लिए निकलने से पहले मैंने ब्लैकस्टोन को फ़ोन किया। क्या तुम कल रात को क्लिफ साइड आओगे रेयान? मैंने पूछा। मुझे तुमसे कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी है। मैंने सोचा तुम घर भी देखना पसंद करोगे। मैं वहाँ आ जाऊँगा।
मैं वेस्टल को सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी मत आना। अगर उसने सोच लिया कि तुम और मैं कुछ योजना बना रहे हैं तो वो मुझसे चिपकी रहेगी जब तक मैं उसे बता नहीं देता कि वो क्या थी। तुम ठीक 9:15 बजे घर आ जाना। ठीक है। मैंने फ़ोन रख दिया और मिस गुडचाइल्ड को फ़ोन किया। मैं लंच के बाद वापस नहीं आऊँगा, मैंने उसे बताया। मैं सोच रहा हूँ गोल्फ कोर्स का एक चक्कर लगाऊँ। लिटिल ईडन में 6 गोल्फ कोर्स थे। मुझे कहना अधिक सुरक्षित लगा कि मैं वहाँ दोपहर गोल्फ खेलते हुए बिताने वाला था। अगर वेस्टल मुझे फ़ोन करती और जानना चाहती कि मैं कहाँ था तो वो सभी 6 गोल्फ कोर्स तो चेक करने वाली नहीं थी। लंच के बाद मैं बीच पर गाड़ी चलाता हुआ पहुंचा। वेस्टल की बीच हट सबसे अलग थलग थी। इसके 3 मील दूर तक आसपास कोई दूसरी हट नहीं थी। वेस्टल अब शायद ही कभी वहां जाती थी। वो एस्टेट के स्विमिंग पूल में ही तैरना पसंद करती थी। हट के चारों तरफ ऐसी बहुत सी जगह थी जहाँ मैं अपनी कार छुपा सकता था। मैंने हट का ताला खोला और खिड़कियाँ खोल दी। 5 मिनट बाद ईव गाड़ी चलाती हुई पहुंची। मैंने उसे बहुत दूर गाड़ी पार्क करते हुए फिर रेत को पार कर हट की तरफ आते हुए देखा। मैंने टैप रिकॉर्डर को टेबल पर रख दिया जिस तरह से मैंने अब रखा है। यह अजीब बात है, पर जब वो हट में आई तो उसे बाहों में लेने की मेरी कोई इच्छा ना हुई। हमने एक दूसरे को देखा। उसकी आंखें उसके चश्मे के पीछे चमक रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अच्छा होगा यदि हम काम की शुरुआत करें ईव, हमारे पास अधिक समय नहीं है। उसने तार की बनी हुई एक लंबी ट्यूब मेज पर रख दी। मुझे नहीं पता कि क्या ये तुम्हारी बाह की जगह काम कर पाएगी। मैंने इसे रात को ही तैयार किया है। गुड गर्ल, मुझे खुद इसकी जांच का मौका नहीं मिला है। मैंने अपना कोट उतारा और उसकी बाजू में ट्यूब को फिट कर दिया। थोड़ी सी कोशिश से मैंने इसे मोड़ दिया और बाजू में इसे व्यवस्थित कर दिया और फिर हट में पड़ी कुर्सी पर इसे लगा दिया। हम दोनों इसका असर देखने के लिए कुर्सी के पीछे की तरफ गए। ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा था जैसे मैंने चाहा था। एक आदमी की बाह स्वाभाविक तौर पर कुर्सी की बाजू पर आराम करती हुई। ये सही है, मैंने कहा। अगर हम एक तार के टुकड़े का लूप बनाकर इसके आस्तीन में लगा दें, ये निगाहों को दूर से ऐसा लगेगा जैसे किसी ने एक सिगरेट थाम रखी है। जब हरगिस और ब्लैकस्टोन कुर्सी के ऊपर धुआं उड़ता देखेंगे तो ये भ्रमजाल पूरा हो जाएगा। क्या तुमने लेटर डिक्टेट कर दिए हैं चैड? मैं उन्हें टेप पर चलाता हूँ। आओ पहले स्टेज को सेट कर लें। मेज़ को टेबल के पास लेकर आओ। हमने मेज़ को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जैसा मैं चाहता था। कुर्सी को थोड़ा और खिसकाया और मैंने टेप रिकॉर्डर चला दिया। हम हट के दरवाजे तक गए और रूम के अंदर कुर्सी को पीछे से देखा। मुझे आवाज़ सही ढंग से सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर को एडजस्ट करना पड़ा। फिर मैं ईव के पास पूरा रिकॉर्ड सुनने के लिए दरवाजे पर दोबारा चला गया। इसका प्रभाव अनोखा था। कुर्सी के ऊपर बाजू, छत तक जाता सिगरेट का धुआं और बोलती हुई आवाज़ एक जबरदस्त और वांछित प्रभाव दिखा रहे थे कि कमरे में हमारे अलावा कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था। टेप के बिल्कुल बीच में मेरी आवाज़ ने बोलना बंद कर दिया। वहाँ कुछ समय का अंतराल था। फिर थोड़े से ऊंचे स्वर में मेरी आवाज़ ने कहा, तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए मुझे खेद है रयान, मैं अब बस ये ख़त्म करने ही वाला हूँ। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। ईव सफ़ेद पड़ चुकी थी और कांप रही थी। उसने अपना हाथ मेरी बाजू पर रखा। मैंने हंसने की कोशिश की परंतु मुझे हंसी नहीं आई। हम साथ साथ खड़े रहे, टेप को अंत तक सुनते हुए। ये बिल्कुल सही काम करता है, मैंने कहा जब मैं टेप रिकॉर्डर बंद करने गया। ईव, इसमें किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती जब तक तुम ठीक ढंग से इसे हैंडल करती हो। हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक ये तुम्हारे दिल में नहीं रम जाता। मैंने उन सब पत्रों की नकल अपनी जेब से निकाली। तुम्हें यह अंदाज लगाने के काबिल होना चाहिए कि कब मेरे वो शब्द जो मैंने ब्लैकस्टोन को कहे हैं आ रहे हैं। यही सारे मामले की चाबी है। इसमें हम फिसले तो हम डूबे। हम काम करने के लिए बैठ गए। कुछ घंटों बाद उसे रिकॉर्डिंग मन में याद हो गई। ठीक है, आओ अब प्रैक्टिस कर लें, मैंने कहा। यह कुर्सी स्टडी का दरवाज़ा है, तुम रिकॉर्डर हैंडल करो, मैं हरगिज़ बनूंगा। देर शाम तक ये सब चला जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो गया। मेरी योजना काम कर गई, इसमें कोई संदेह नहीं था। अगर सही रोशनी और उचित व्यवस्था हो तो मुझे यकीन था कि हरगिज़ और ब्लैकस्टोन दोनों कसम खाकर ये कहने के लिए तैयार होंगे कि मैंने स्टडी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। इस पूरे मामले में कमज़ोर कड़ी सिर्फ ईव हो सकती थी। अगर उसने अपना नियंत्रण खो दिया तो हम डूब जाएंगे। यदि वो हड़बड़ा गई, अपने काम का समय गलत कर दिया या हरगिज़ या ब्लैकस्टोन को उसके तौर तरीके पर शक हो गया तो पूरी एलिबाई वहीं धराशायी हो जाएगी। मैंने उसे बाहों में थाम लिया और अपने करीब ले लिया। ईव, क्या तुम सोचती हो कि तुम में ये सब करने का हौसला है? वो मुझ पर ढेर हो गई। वो बिल्कुल सफ़ेद और थकी हुई दिखाई दे रही थी। हाँ, हमारी ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम्हें ये एहसास है?
उसने सिर हिलाया और मैं महसूस कर सकता था उसने कांपना शुरू कर दिया था। क्या तुम अब भी आगे बढ़ना चाहती हो? पीछे हटने का अभी भी वक्त है। आने वाला कल अभी भी हमसे बहुत दूर है। नहीं, हम ये काम करेंगे। ठीक है, मुझे अब वापस जाना पड़ेगा। वो ब्रिज खेल रही थी, परंतु मैं वापस जाना चाहता हूँ इससे पहले कि वो आए। क्या तुम सारी चीज़ों को एक बार फिर अपने आप से करना चाहोगी? अब नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती चैड। मैं इसे दोबारा अपने कमरे में कर लूँगी। मैं यहाँ पीछे से अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है, आओ चलो चलते हैं। अगले दिन शुक्रवार 28 सितंबर को 5 बजे के बाद मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। वेस्टल बाहर ही कहीं थी। मेरे पास गैराज से लाए गए एक कपड़ों के ऊपर पहने जाने वाले चोगेनुमा ओवरकोट को अपने मेज़ की दराज में छुपाने के लिए काफ़ी वक्त था। व्हील बदलना एक गंदा काम था और जब ब्लैकस्टोन आए तो मुझे उसके सामने बेदाग दिखना था। तब मैं अपने कमरे में ऊपर गया और ईव के रूम में कॉल लगाई। यस, मैं वापस आ गया हूँ। वो कहाँ है? वो मूवी देखने गई है। वो 6 बजे वापस आएगी। मैं तुम्हारे कमरे में आ रहा हूँ। तुम ना आओ तो अच्छा रहेगा। मुझे आना पड़ेगा। मैंने फ़ोन रख दिया, अपने दरवाजे पर गया और सुनिश्चित किया कि कॉरिडोर सुनसान था। तब मैं तेज़ी से ईव के कमरे की तरफ गया और अंदर प्रवेश किया। ईव बेड पर बैठी थी। टेप रिकॉर्डर उसके बेड के साथ वाली टेबल पर पड़ा था। वो डरी हुई और पीली पड़ी हुई थी। हे भगवान, ऐसा लगता है जैसे तुमने भूत देख लिया हो। मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें होना पड़ेगा, मैंने रुखाई से कहा। अगर तुम्हें इसमें कोई शक है तो मैं ये काम नहीं करने जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें तुम्हारे हौसले पर निर्भर करती है ईव। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। मैं जानती हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब समय आएगा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ। मैंने सिगरेट सुलगाई और कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। तुम अपनी कार वहाँ ले जा चुकी हो? वो मैं लंच के तुरंत बाद ले गई थी। वो ड्राइव स्लो के निशान के दूसरी तरफ 10 गज के लगभग की दूरी पर झाड़ियों के पीछे खड़ी है। ठीक। मैं खिड़की के पास गया और ऊपर तेजी से घुमड़ते बादलों की तरफ देखा। बारिश हो सकती है ईव? हाँ, मैं आशा करता हूँ कि ना हो। ये बहुत बुरा होगा जब मैं व्हील बदल रहा हूँ और बारिश आ जाए। उसने एक झुरझुरी सी ली। क्या तुम अगर बारिश आ जाती है तो भी ये सब करोगे? अगर भूकंप भी आ जाता है तो भी मैं ये काम करूँगा। पैरों के निशान का क्या होगा चैड? सड़क बहुत सख्त है, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अचानक मुझे जोए का ख्याल आया। मेरे लिए सोचने के लिए इतना कुछ था कि वो मेरे दिमाग से निकल गया। हम जोए को भूल गए हैं। मैंने उसका ध्यान रखा है। ईव ने बिना मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने वो चीज़ उसकी चाय में मिला दी है और मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि तुमने शायद अपनी सुध-बुध खो दी है। मैं उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। ये कब तक असर दिखाएगी? उसने मुझे दूर धकेल दिया। मुझे मत छुओ चैड, मुझे आज ये सब अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैंने बेसब्री से कहा। ये चीज़ कब काम करेगी? अभी, किसी भी वक्त। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। ये 6 बजाने ही वाला था। तुम रिकॉर्डर मेरी स्टडी में ले आओ। मैंने सारी तैयारी कर दी है। मुझे बाहर बगीचे में चले जाना चाहिए और उसका इंतज़ार करना चाहिए। बस 3.5 घंटे और फिर हम दोनों आज़ाद होंगे ईव। हाँ। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे नीचे जाना चाहिए। मैं उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, परंतु उसके तनाव भरी भाव भंगिमाओं ने मुझे रोक दिया। तुम्हें इस सब से पार पाना होगा ईव। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? बेशक, मैं करता हूँ। बस बात इतनी है कि अभी भी पीछे हटने का समय है, फिर ऐसा नहीं हो सकेगा। क्या तुम पीछे हटना चाहते हो? मैंने अपने हाथ में आने वाले उस सारे पैसे को हासिल करने के बारे में सोचा। मैंने ईव और अपनी शादी के बारे में सोचा। नहीं, मैं भी नहीं। फिर तो मुझे नीचे जाना चाहिए। वेस्टल 6 बजने के कुछ देर बाद खुद गाड़ी चलाती गैराज में पहुंची। उसे रोज़ चलाना पसंद नहीं था। अधिकतर जब वो शॉपिंग के लिए जाती थी तो कार जोए को संभालने देती थी। हम टेरेस की ओर जाती सीढ़ियों के साथ साथ चढ़े। काले घने बादलों ने हमारे सिर पर अपनी छत तान दी थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि 3 घंटे के वक्त के अंदर मैं उसको मारने जा रहा था। ये संभव नहीं लगता था। वो बक-बक किए जा रही थी, मुझको देख रही थी। एक रोशन मुस्कान जो उसके छोटे से भद्दे चेहरे पर थी और मैं उसकी आंखों में प्यार देख सकता था जो उनमें मेरे प्रति था। तुम थके हुए लग रहे हो डार्लिंग। मैं सोचती हूँ हमें बाहर चलना चाहिए ताकि तुम आराम कर सको। मैं ठीक हूँ, मैंने रुखाई से कहा। तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। आओ इसके बारे में बात करते हैं।
क्या तुम मेरे साथ आओगे और थोड़ी देर बैठोगे जब तक मैं कपड़े चेंज करूं? मुझे कुछ काम करना है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। कुछ कागजात हैं जो मैं चाहता हूं कि उन्हें ब्लैकस्टोन देखे। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम बहुत मेहनत करते हो चैट डार्लिंग। सीढ़ियों के सबसे ऊपरी छोर पर उसने अपनी सूखी हुई बाहें मेरे गले में डाल दी और मुझे किस किया। मुझे अपनी आंतें पेट से बाहर आती हुई महसूस हुई, पर किसी भी तरह से मैंने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। मैं अपनी स्टडी में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। ईव ने रिकॉर्डर डेस्क पर रख दिया था। कुर्सी बिल्कुल सही पोजीशन में थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। मेज की लाइट और खिड़की के पास का लैंप ऑन थे। रोशनी मध्यम, आरामदायक और रहस्य से भरी थी। मैं खिड़की तक गया, पर्दे एक तरफ सरकाए, खिड़की खोला और नीचे पथरीली पगडंडी की तरफ देखा। अगर बारिश हो भी जाती है तो मेरे जूतों के निशान वहां नहीं बनते थे। मैं वापस कुर्सी की तरफ गया, नीचे का दराज खोला और गैराज से लाए हुए चोगे और दस्ताने को देखा। उनके नीचे एक रेत के भरे हुए थैले की ट्यूब रखी थी। मैंने इसे बाहर निकाल लिया और हाथों में तौल कर देखा। जैसे ही मैंने इसे आगे पीछे घुमाया, अचानक मैं बेचैनी महसूस करने लगा और थोड़े दुख के साथ मैंने इसे वापस दराज में रख दिया और ताले में चाबी घुमा दी। सब चीज़ें तैयार थी। अब मुझे 9 बजने तक का इंतज़ार करना था। जब मैं सूनी आंखों से टेप रिकॉर्डर को देख रहा था, तब मुझे बारिश की तेज बौछार खिड़की से टकराती महसूस हुई। दरवाजे पर थपथपाहट सुनाई दी। हरगिज अंदर आया। माफ़ कीजिए सर, जोए की तबीयत आज ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि मिसेस विंटर्स को आज रात कार चाहिए। उसके साथ क्या बात हुई? सर, वो सिरदर्द की शिकायत करता है और वो उल्टियाँ भी कर रहा है। शायद उसने कुछ ऐसा खा लिया होगा जो उसे माफिक नहीं आया। मैं मिसेस विंटर्स को बता दूंगा जब वो नीचे आएंगी। ठीक है सर। वो चला गया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर गया। मैं वहीं स्थिर खड़ा रहा, अपने पसीने से भर आए हाथों को पोंछते हुए और तेज शोर मचाती हुई अपनी दिल की तेज धड़कन को सुनते हुए। डिनर से पहले मैंने 3 पैक डबल विस्की के लिए। मुझे उनकी सख्त ज़रूरत थी। मैं तनाव महसूस कर रहा था और मेरी नसें इतनी बेकाबू थी कि मुझे डर था कि वेस्टर भांप लेगी कि कहीं कुछ गड़बड़ थी। मुझे लग रहा था जैसे खाना खत्म ही नहीं होगा और मुझे खाना जबरदस्ती खाना पड़ा। जब हम लाउंज में कॉफ़ी पीने के लिए गए, वेस्टल खिड़की के पास गई, पर्दे एक तरफ हटाकर बाहर बारिश भरी अंधियारी रात में झांका। ये मौसम बहुत परेशान करने वाला है, उसने गुस्से से कहा। हमारे यहाँ हफ्तों से बारिश नहीं हुई। ये आज होगी जब मुझे बाहर जाना है। जितनी बारिश बाहर हो रही है, अंदर से हमें उससे ज़्यादा ज़ोरदार होती सुनाई देती है। अलाव के सामने बैठते हुए मैंने कहा, जिसे हरगिज ने कमरे से ठंडक भगाने के लिए जलाया था। थोड़ी देर में शायद ये रुक जाएगी। ये बस बरसे ही जा रही है। मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी अगर ये सब इसी तरह चलता रहा। हालांकि मैं उससे ऐसा कहने की उम्मीद कर रहा था, पर मेरा दिल जोर से धड़का। हरगिज कॉफ़ी डाल रहा था। मैंने महसूस किया ये ज़रूरी था कि वो बाद में पुलिस को बता पाता कि मैंने वेस्टल के बाहर जाने पर जोर नहीं दिया था। मैं इसका तुम्हें दोष नहीं देता, मैंने लापरवाही से कहा। आज रात टेलीविज़न पर भी अच्छा कार्यक्रम आने वाला है। तुम मिसेस हेनेसी को फ़ोन क्यों नहीं कर देती और उसे बता दो कि तुम आज नहीं आ रही हो। वेस्टल आग के पास आ गई। उसने कॉफ़ी ले ली जो हरगिज ने उसे पेश की थी और बैठ गई। ये मौसम कितना सताने वाला है। मैं मिस्टर स्टोवेंस्की से कितना मिलना चाहती थी। मुझे बारिश में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। उसने हरगिज की तरफ देखा। ज़रा पता लगाओ कि जोए को कुछ आराम है या नहीं। जब वो चला गया तो वो बोली, ऐसा शोफर होने का क्या फ़ायदा अगर वो उस वक्त बीमार पड़ जाए जब मुझे ज़रूरत हो। मैं ज़बरदस्ती हंसा। ऐसा पहली बार हुआ है या नहीं? हर एक आदमी कभी ना कभी बीमार पड़ ही जाता है। अभी तुम मुझे बता रही थी कि तुम बारिश में कार नहीं चला सकती। तुम किस बात की चिंता कर रही हो? उसने तीखी नज़रों से मुझे देखा। क्या कोई बात है चैड? तुम शाम से ही बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। मुझे अपनी नसें भड़कती हुई महसूस हुई। मैं अजीब बर्ताव कर रहा हूँ? ओ नॉनसेंस, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मौसम के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ। तुम आज रात बहुत चिड़े हुए हो। क्यों चैड? मैं कहना ही चाहता था कि उसे गलतफहमी हुई है, तभी हरगिज आ गया। मुझे खेद है मैडम, परंतु जोए सोने चला गया है। वो अभी भी स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहा। तब अच्छा होगा तुम न जाओ। उसकी हैरानी को देखते हुए मैंने कहा, उस वायलिन वादक के बहुत सारे प्रशंसक उसके इर्द गिर्द होंगे। वो तुम्हें मिस नहीं करेगा। ये बात कहने के लिए बिल्कुल सही वक्त था, जिससे वेस्टल एकदम से गुस्से से तमतमाने लगे। वो मेरे पहुंचने की उम्मीद कर रहा है, उसने तेजी से कहा। मुझे यकीन है यदि मैं वहां नहीं जा रही होती तो उसने शार्लोट का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया होता।
मुझे वहां जाना चाहिए। अच्छा, तुम खुश रहो, मैंने कहा जब हरगिज चला गया। वैसे भी तुम कार में नहीं भीग जाओगी, और अगर तुमने जाना ही है तो अच्छा होगा तुम तैयार हो जाओ, 9 बजने को है। वो दोबारा खिड़की की तरफ गई। चैट डार्लिंग, तुम कितने अच्छे हो, मेरे साथ चलो ना। सॉरी, पर रेयान ब्लैकस्टोन आधे घंटे में यहाँ पर होगा। ओह ठीक है, अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। वो मुस्कुराई और मेरे कोट के कॉलर पकड़ लिए और मुझे देखकर मुस्कुराई। पक्का तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है डार्लिंग? तुम बात का बतंगड़ बहुत बनाती हो, मैंने कहा और उसे पकड़कर न चाहते हुए भी किस किया। हम उस तरह से 2 या 3 भयानक सेकंड तक रहे। जब मैं उससे अलग हुआ तो उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। मुझे आज रात जाने की जरूरत नहीं है चैड। उसकी आंखों में वही अनियंत्रित वासना थी जो मैंने स्टेडियम में देखी थी। हम साथ रह सकते हैं, हम बाद में साथ ही होंगे, मैंने पीठ फेरते हुए कहा ताकि वो मेरे चेहरे पर छाया आतंक ना देख पाए। तुम्हें अब जाना चाहिए। मेरे सिर पर ब्लैकस्टोन 11 बजे तक बैठा रहेगा। एक लंबी और अजीब सी खामोशी के बाद उसने फिर कहा, फिर आज रात को चैड। जब वो कमरे में चली गई, मैं विस्की की बोतल के पास गया और एक बड़ा सा जाम अपने लिए बनाया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने ग्लास खाली किया। 9 बजने में 1 या 2 मिनट थे। वो अंदर आई। उसने सफ़ेद रेनकोट पहना हुआ था, एक छोटी काले रंग की हैट और वो काले रंग के दस्ताने पहन रही थी। मेरे साथ गैराज तक आओ चैड। तुम आज मुझे माफ़ करो वेस्टल, मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे ब्लैकस्टोन के आने से पहले कुछ पत्र डिक्टेट करने हैं। उसने बेबसी से थोड़े कंधे उचकाए। मुझे लगता है कि मैं कभी कभी तुम्हारे लिए परेशानी बन जाती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में दुख था। तो फिर अलविदा, तुम्हारा समय अच्छा गुजरे। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मुझे इनकी भयानकता का एहसास हुआ और मैं तुरंत पलट गया ताकि वो मेरे अचानक बदलते भावों को ना देख सके। मेरा ख्याल है कि मैं इसका आनंद लूंगी। मैं 12:30 बजे तक वापस आ जाऊंगी। मैंने उसे कमरा पार करते हुए और हॉल में जाते हुए सुना। क्या अभी भी बारिश हो रही है हरगिज? मैंने उसे कहते हुए सुना। अब इतना बुरा भी नहीं लग रहा है मैडम, क्या आप संभाल लेंगी? अरे हाँ, मैं ज़्यादा लेट नहीं होंगी। जैसे ही उसके पीछे सामने का दरवाज़ा बंद हुआ, ईव स्टडी में आई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जर्द दिखाई दे रही थी, परंतु उसकी आंखों में जो भाव था वो मैंने पहले नहीं देखा था। वो अब डरी हुई दिखाई नहीं दे रही थी। मैं तुम्हारे लिए एक कैप लाई हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारे बाल भीगने नहीं चाहिए। गुड गर्ल। मैंने जैकेट उतार दी और इसे कुर्सी की तरफ उछाल दिया। अब सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ठीक है। मैंने डेस्क की दराज से चोगा निकाल लिया और उसे पहन लिया। उसने मुझे दस्ताने और कैप पकड़ाई। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। तुम यहाँ ध्यान रखना ईव, सब ठीक होगा। उसे देखकर मुझे लगा सब ठीक होगा। वो अब दूसरी हवा में थी और उसके होशो हवास काबू में थे। मैं दोबारा दराज में झुका और रेत से भरा थैला निकाला। ईव मुझसे दूर हट गई। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मैंने सैंडबैग नीचे छुपाकर अपनी तरफ रख दिया। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। अब उसकी आवाज़ में अस्थिरता थी। सैंडबैग ने सारा परिदृश्य जीवंत कर दिया था। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। तुम अपने होश बनाए रखना। ये प्लान बिल्कुल सही काम करेगा। मैं खिड़की के पास गया, उसे खोला और अपने पैर को चौखट के ऊपर रखा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो डेस्क के पास खड़ी मुझे देख रही थी। गुड लक, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। मुझे उसके होंठ हिलते दिखे, पर कोई आवाज़ नहीं आई। मैं स्वयं पथरीली पगडंडी पर कूद गया। एक क्षण के बाद मेरे ऊपर वाली खिड़की बंद हो गई। अब इतनी तेज बारिश नहीं हो रही थी, पर हवा तेज थी। मैं तेज कदमों से गैराज की तरफ बढ़ा। वेस्टल को मुझसे ज़्यादा चलकर जाना था। उसने छत से ढका रास्ता इख्तियार किया और जिसमें घर से गैराज तक वो बिना भीगे हुए चल सकती थी। मुझे लॉन पार करना पड़ा। अब तक करीब करीब अंधेरा हो गया था। मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि कोई भी मुझे घर से देख लेगा। अपने सिर को नीचे झुकाकर मैं अपने चेहरे पर बारिश महसूस करते हुए लॉन को पार करने के लिए दौड़ पड़ा। गैराज पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। गैराज के दरवाजे एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। जैसे ही कोई उन दरवाजों से कुछ गज की दूरी के दायरे में पहुंचता था और वो उनसे निकलने वाली किरणों के दायरे में आ जाता था, वहां रोशनी हो जाती थी और दरवाजे खुल जाते थे। मैंने दरवाजे के पास एक छाया वाले हिस्से में अपनी जगह ले ली। घर से आने वाला रास्ता कम रोशनी वाला था और 1 या 2 मिनट के इंतजार करने के बाद मुझे दूर से वेस्टल के सफ़ेद कोट की झलक दिखाई दी। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था और मेरा मुंह रेत की मानिंद सूखा हुआ था। मैंने सैंडबैग को पकड़ लिया और उसका इंतज़ार किया।
वो ढके हुए रास्ते से जल्दी आई। वो मुझसे 15 गज की दूरी पर थी। वो अपनी सांसों में गुनगुना रही थी, परंतु जब वो मेरे पास से गुजरी मैंने देखा उसकी भाव भंगिमाएं चिंतित और विचारपूर्ण थी। वो जब किरणों की बीम में से होकर चली, गैराज की लाइट ऑन हो गई और दरवाजे पीछे सरक गए। मैं अपनी सांस रोके आगे बढ़ा। मेरे क्रैप सोल वाले जूतों ने पत्थर पर कोई आवाज नहीं की। वो अपनी कार का दरवाजा खोल रही थी जब मैं उस तक पहुंचा। उसकी अथह प्रेरणा ने शायद उसे चेतावनी दे दी थी। उसने गुनगुनाना बंद कर दिया और उसका सिर धीरे धीरे मुड़ना शुरू हुआ। अचानक आतंक ने उसे जकड़ लिया। मैंने उसे अकड़ते हुए देखा। जब मैंने सैंडबैग को घुमाया, मैंने उसके सिर पर बहुत जोर से वार किया। सुंदर मखमली काली हैट ने उसे कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। वो अपने घुटनों के बल गिरी। उसके हाथ कार के दरवाजे के चमचमाते पैनल से फिसल गए। तो दोस्तों, ये था खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 7। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।